नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं जो यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम को क्रैक करने की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, डेली टाइम टेबल आपका पढ़ाई का क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किस गलती की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस एग्जाम से एलिमिनेट हो जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा प्रिपरेशन फार्मूला देने वाला हूं जो सीरियस एस्पिरेंट्स को एवरेज एस्पिरेंट्स से अलग कर देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आरओ का नोटिफिकेशन कब तक आने की। सबसे पहले इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली 2 स्टेज एग्ज़ाम है। इनफैक्ट हम इसे 3 स्टेज एग्ज़ाम बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में होता है प्रीलिम्स, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इससे आपकी मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकंड स्टेज में होता है मेंस, और उसके बाद होता है टाइपिंग। प्रीलिम्स में 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं आपके सामान्य हिंदी के। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ पे आपको टॉपर नहीं बनना है, कितने भी मार्क्स आप ले आए मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मेंस ही असली गेम है, यहीं से फाइनल मेरिट क्रिएट होती है। यहाँ पे आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एकदम सेम जैसा प्रीलिम्स में आता है। कंडीशन ये होती है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते हैं। वहाँ 140 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 120 क्वेश्चन ही आएंगे। उसके बाद सेकेंड पेपर होता है आपका हिंदी ड्राफ्टिंग और सामान्य हिंदी एस्से का, हिंदी ड्राफ्टिंग और हिंदी एस्से। तो टोटली जो मार्क्स बनते हैं वो 400 मार्क्स होते हैं। लास्ट स्टेज है आपका टाइपिंग टेस्ट। इसका नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस में अच्छे मार्क्स लाके भी आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। इसलिए टाइपिंग को हल्के में नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरओ का जो एग्जाम होता है, ये सिर्फ जीके का टेस्ट नहीं है। इसमें आपको जीएस के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी होती है और हिंदी पे भी अपना कमांड डेवलप करना होता है। इसलिए इस प्रिपरेशन की फाउंडेशन सिलेबस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होनी चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यूज ही प्रिपरेशन का जीपीएस है। तो प्रिपरेशन चालू करने से पहले पिछले 10 साल के क्वेश्चंस निकालिए और देखिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जनरल स्टडीज के लिए, जीएस के लिए आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है। तो जीएस बेसिकली 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, जनरल साइंस। ये 6 आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, और इसके साथ करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरओ हो या XYZ कोई भी एग्जाम हो, इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी हाई हो। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा यूपी स्पेशल को भी तैयार करना होता है, क्योंकि देखिए यहीं पे थोड़ी सा डिफरेंस आता है यूपी पीसीएस में और आरओ में। यूपी पीसीएस मेंस में इन्होंने क्या किया हुआ है कि यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स ही रख दिए हैं, पेपर 5 और पेपर 6। इसलिए प्रीलिम्स लेवल पे वो यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। मगर जहाँ तक बात आरओ एग्जाम की है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस यूपी स्पेशल से आते हैं और इसको आपको अच्छे से तैयार भी करना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सामान्य हिंदी पेपर की, तो इसमें आपको तैयार करना होगा, गिने चुने 5-6 टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया। ये कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं, गिने चुने टॉपिक्स हैं, जो आपको सामान्य हिंदी के लिए प्रीलिम्स लेवल पे बहुत अच्छे से तैयार रखना है। और यहाँ पे मेरी एक एडवाइस है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आप में से जो भी लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, उनकी हिंदी थोड़ी सी वीक होती है, तो ऐसे लोग डेली 30 से 40 मिनट हिंदी पे अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप किसी भी तरह मैनेज भी कर ले जाते हैं तो मेंस में हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है। सो इन दैट सिनेरियो आपको हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करना ही होगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आरओ का एग्जाम मैंने भी 2-3 बार दिया है, मेंस भी दिया है मैंने। तो क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, इसलिए हिंदी में हमेशा मुझे समस्या हुई है। सो जस्ट बी वेयर ऑफ हिंदी, इंग्लिश मीडियम। इसके बाद देखते हैं कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आरओ एग्जाम के लिए। तो यहाँ मैं आपको एक बता दूं कि आपको बुक्स बहुत कम उठानी है, मिनिमम बुक्स रखनी है और मैक्सिमम रिविजन्स रखने हैं। अगर एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है,
कंपेयर टू 10 किताबों को आप एक एक बार पढ़ें। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब उठानी है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं। मेडिवल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी की जहाँ तक बात करूँ तो 6th to 12th की एनसीईआरटी आपको कवर कर लेनी है, उतने से आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ना है। अच्छा, ज्योग्राफी में एक चीज़ और, महेश बणवाल की एक किताब आती है, उसे आप ले लीजिए, वो अच्छी है। यूपी आयोग का कोई भी प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्जाम, उसके लिए किताब काफ़ी अच्छी है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए आपको कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड होगा। तो अगर आप करंट अफेयर्स कायदे से तैयार कर रखे हैं तो उसी से आपका इकोनॉमी का काम जहाँ तक बात इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की है तो यहाँ पे शंकर आईएएस की बुक उठाइए, या उनके नोट्स भी मिलते हैं मार्केट में, आप ले लीजिए, उससे चीज़ों को कवर कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जो यूपीएससी भी देते होंगे पीसीएस के साथ साथ, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, उन्हें इन्वायरमेंट जो है वो ज्योग्राफी का ही एक हिस्सा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक बात है जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी के वो एकदम आपको रट डालना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ल्यूसेंट की किताब उठानी है और ल्यूसेंट से पूरा बायो रट डालना है। जहाँ तक बात फिजिक्स की है तो फिजिक्स में गिने चुने 5-6 टॉपिक्स ये हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हीट हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इसके साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गया। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट नील रहता है, जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन आ भी गए तो उसके लिए पूरा केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स, और यहाँ पे आके मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि करंट अफेयर्स हमें करना कहाँ से है। तो जहाँ तक बात करंट अफेयर्स की है, आप कोई भी एक मंथली मैगजीन उठा लीजिए, चाहे आप क्रॉनिकल उठा लीजिए, नहीं तो घटना चक्र का करंट आता है वो ले लीजिए, नहीं तो दृष्टि की करंट आती है वो ले लीजिए। कोई भी एक मैगजीन मंथली वाली उठाइए और उसे मंथली कवर करते चले जाइए, उससे आपका काम यहाँ पे हो जाना है। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है कि आप इंटरनेट से भी देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स से भी देख रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स का जो ओवर फ्लडिंग है वो आपको नहीं करनी है। एक मैगजीन पकड़िए, उसी से आपका सारा काम। तक बात हिंदी पेपर की है तो हिंदी में जो 60 क्वेश्चन आने हैं उसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, जिस व्हाइट कलर की किताब आती है जिसके ऊपर सीसैट लिखा होता है, आप उसे उठा लीजिए। उसमें जो कुछ भी दिया है उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आराम से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। डेली टाइम टेबल की, अगर आप आरओ जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। या तो आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे पर डे निकालना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आप 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट्स बना लीजिए, जैसे 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे आफ्टरनून में, 3 घंटे शाम के वक्त या रात के समय आपने कवर किए। तो टोटल जब आप 7 से 8 घंटे बैठेंगे तो उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। सबसे पहले आपको करना है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक में भी आप किस तरह से करेंगे, बेसिकली रोटेशन पर सब्जेक्ट्स को चलाइए, एक बड़ा सब्जेक्ट और एक छोटा सब्जेक्ट। जैसे अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करिए, एक तरफ आप मॉडर्न हिस्ट्री एक समय लेके चलिए, दूसरे टाइम में आप पॉलिटी लेके चलिए, छोटा सब्जेक्ट है, और तीसरे टाइम में आप करंट अफेयर्स पढ़िए। तो 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स का जो कॉम्बो है ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। साथ में बीच में टाइम निकाल के 30 मिनट आप हिंदी के लिए निकाल लीजिए। उतना अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो पर डे अपने ड्यूटी के बाद आप कम से कम 3 से 4 घंटे निकालना स्टार्ट करिए, और जो आपको वीकेंड्स मिलते हैं, सैटरडे संडेज मोस्टली ऑफ होता है, उसमें आप 12 से 15 घंटे खींच के पढ़ाई करिए, तो आप इस एग्ज़ाम के प्रॉपर फ्लो में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के पीवाईक्यू साथ साथ देखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, तो रिवोल्ट पढ़ने के बाद आप तुरंत पीवाईक्यूज पर जाइए, 10-15 साल के क्वेश्चंस खोलिए और देखिए कि 1857 पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। इसका 2 बेनिफिट है, एक तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ किस टाइप के रहे हैं, और दूसरा चीज़ आपको ये पता चलेगा कि रिपीटेशन कितना ज़्यादा हो रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक चीज़ एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर नए क्वेश्चंस आपने गलत किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए
तो आप इस एग्ज़ाम से 100% बाहर हो जाओगे। यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रेस एनी मोर। तो अगर आपको अपने आप को बचाना है तो रिपीटेड क्वेश्चंस गलत अब यहाँ पे आपके लिए समझने वाली एक चीज़ और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नई नई चीज़ें लगातार पढ़ते रहते हैं, बट लगातार पढ़ने से आपका काम होगा नहीं। आपको रिविजन्स करने हैं। आप भले ही थोड़ा सा कम पढ़िए बट रिवीजन ज़्यादा करिए। तो रिवीजन आपको कैसे करना है, इसके लिए मेरे पास एक 1721 रूल है। जो आपने आज पढ़ा उसको कल रिवीजन करिए, फिर उसी चीज़ को 7th डे रिवाइज करिए और फिर लास्ट में 21st डे को उसको रिवीजन करिए। ऐसे किसी भी टॉपिक को जो आप 3-3 बार रिवीजन की साइकिल्स में डालेंगे तो ये आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली फीड हो जाएगा। एक्चुअली जैसे कंप्यूटर होता है वैसे ही अपना दिमाग भी होता है। कंप्यूटर की ही तरह हमारे पास भी प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। साइंटिफिक तरीका ये बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर हम एक बार पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे तो हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहता है, कुछ समय बाद वो दिमाग से निकल जाता है। बट जैसे ही हम उसका 10 से 12 बार 15 बार रिवीजन कर लेते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाता है और उसके बाद वो दिमाग से जाता नहीं है। ठीक है, तो 1, 7 और 21 रूल आपको अप्लाई करना है। अब इसके बाद बात करते हैं जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसी क्या गलतियां हैं जिसे करने की वजह से बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के रेस से बाहर हो जाते हैं। पहली गलती तो ये है कि वो कंटेंट और सोर्सेज बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में महेश बनवाल भी पढ़ रहे हैं, परीक्षा वाणी भी पढ़ रहे हैं और 50 किताबें उठा ली। दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आपको अपने सोर्सेज कम रखने हैं और नंबर ऑफ रिविजन्स आपको बहुत ज़्यादा रखने। सबसे बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने अपने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा मतलब इंटरेक्शन होता रहता है, तो मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं लास्ट में जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचेगा तब हम एक वार्षिकी या अर्धवार्षिकी उठाएंगे, ईयरली या हाफ ईयरली वाली मैगजीन, और उसी से कवर कर लेंगे। बट लास्ट 1 मंथ में आपके पास प्रेशर इतना एक्सेसिव होता है कि 1 साल का करंट आप 1 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को मंथली बेसिस पे साइड बाय साइड कवर करते हुए चलिए विद प्रॉपर रिवीजन। तीसरी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो है पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। देखिए, पीवाईक्यूज को इग्नोर करना आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन होती है। मतलब आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि ये सबको पता है कि यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और आपने पीवाईक्यूज ही नहीं लगाए हैं तो जाहिर सी बात है हाथ में आई हुई चीज़ें भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। जो अगली गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो होता है रिवीजन की कमी। उन्हें ये लगता है कि एक बार हम पूरा सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद हम एक बार बैठेंगे और रिविजन्स लगातार करते रहेंगे, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप पूरा सिलेबस खत्म करेंगे तो आपके 9 से 10 महीने ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ रिवाइज करते जाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है हर हफ्ते अपनी स्ट्रैटेजी बदलना। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते रहते हैं, बार बार अपनी बुक्स को बदलेंगे, बार बार पढ़ने के तरीके को बदलेंगे, बार बार अपने शेड्यूल को बदलेंगे। सो दैट इज़ नॉट गुड। आप एक बार डिसाइड करिए आपको क्या सूट कर रहा है और उसी लेवल पे चलते रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप इस एग्जाम में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बोली थी, वो ये है कि इस पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको एक चीज एकदम बाइबल की तरह पढ़ना है, एकदम आपको छोड़ना ही नहीं है, वो है घटना चक्र। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जनरल साइंस, इन सब की जो पूर्वालोकन घटना चक्र की किताबें हैं उनको आपको घोल के पी जाना है। एक भी किताब ऐसी नहीं होनी है जो आप उसे इग्नोर करें। और इसको उस लेवल पे आपको रटना है कि अगर रात में 12 बजे 1 बजे आपको सोते हुए से भी कोई हिला के पूछे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो आपके मुंह से करेक्ट आंसर निकलना चाहिए। यहाँ आपको ऑप्शंस वगैरह के चफेर में नहीं पढ़ना है, आपको सीधे क्वेश्चन देखना है और सीधे उसका आंसर याद करना है घटना चक्र से। और एक और चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि घटना चक्र जो पूर्वालोकन वाली होती है उसमें हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ पढ़ना है। बट एक्सप्लेनेशन के अंदर जो उन्होंने फैक्ट्स दे रखे हैं उन फैक्ट्स को आपको साथ साथ याद करते हुए जाना है। क्योंकि यूपी आयोग अब थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, तो अब ये जो नए पैटर्न पे क्वेश्चंस बना रहे हैं उसमें क्या करते हैं, घटना चक्र में जो एडिशनल फैक्ट्स दिए हुए हैं
उन फैक्ट्स को पकड़ के नया क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो अगर आप इन फैक्ट्स को याद किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत अगर आप RO ARO 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं फाइनली, तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहले सिलेबस, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, फिर PYQs, फिर MCQ का प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट। और जो भी लोग इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, उन्हें इस सीक्वेंस को रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि सिलेक्शन किसी शॉर्टकट से नहीं, डिसिप्लिन्ड प्रिपरेशन से मिलता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इसको रिलीजियसली फॉलो करिए। RO ARO का एग्जाम कठिन नहीं है, आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, अभी से भी आप स्टार्ट करेंगे तो भी बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब बात है इसके नोटिफिकेशन की। तो देखिए, नोटिफिकेशन की अटकलें तो चालू हो गई हैं और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है वो अब लग के कायदे से तैयारी स्टार्ट कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं RO ARO के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट, मंथ वाइज स्ट्रेटजी और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे भी डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में RO ARO जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।